नमस्कार स्टूडेंट। हमने कल पिछले क्लास में पढ़े थे शोध प्रविधि में। शोध प्रविधि का अर्थ पढ़े थे और शोध या अनुसंधान की विशेषताएं और उसकी प्रकृति और उद्देश्य, कौन से ऐसे कारण हैं जिसके कारण से शोध एवं अनुसंधान किए जाते हैं। उसके बाद आते हैं हम शोध एवं अनुसंधान के स्रोत। शोध एवं अनुसंधान के सूचना के स्रोत कहने का मतलब ये कि हम जब किसी विषय के बारे में अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसके बारे में जानकारी एकत्रित करते हैं ताकि उसे अच्छे तरीके से अध्ययन किया जा सके। उसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति किसी नए चीज़ का अध्ययन करता है तब उसको जानकारी कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सामाजिक अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता के समक्ष सबसे बड़ी समस्या ये पैदा होती है कि अगर वो जिस विषय के बारे में अध्ययन कर रहे हैं तो उस विषय का वो सामग्री कहाँ से या किन स्रोतों से प्राप्त करेगा, उनके बारे में वो सूचना कहाँ से प्राप्त करेगा, वो कौन से साधन है जिसकी सहायता से सामाजिक अनुसंधान के सभी तथ्यों का संग्रहण किया जाएगा। श्रीमती यंग का विचार है कि सामाजिक अनुसंधान के स्रोत अनुसंधान की प्रकृति और अनुसंधान की रुचि पर आधारित होते हैं। सामान्यतः सामाजिक अनुसंधान के जो स्रोत है मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, जिसमें सबसे पहला माना जाता है प्रलेखी स्रोत। प्रलेखी स्रोत कहने का मतलब ये है कि लिखित हुआ, जैसे कि पुस्तक है, डायरी है, इतिहास है या विभिन्न चीज़ें हैं जिसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, जिनके बारे में अध्ययन कर रहे हैं उसको जाना परखा जा सकता है। दूसरा आता है क्षेत्रीय स्रोत। क्षेत्रीय स्रोत कहने का मतलब ये है कि हम जिन विषयों के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं उसे देख कर या उसके संबंध में या व्यवहारिक रूप से डाटा एकत्रित करके क्या कर सकते हैं, हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहला आता है प्रलेखी स्रोत। प्रलेखी स्रोत में कहने का मतलब ये है कि सामाजिक अनुसंधान के संबंध में संबंधित सूचना संकलित करने के लिए जो प्रलेखित या लिखित रूप में जो हमें प्राप्त होता है, लिखित रूप में जैसे कि वो पुस्तक या कुछ भी हो सकता है, जो लिखित रूप में प्राप्त होता है उसे प्रलेखित स्रोत कहा जाता है। जिसमें सबसे पहला आता है ऐतिहासिक विवरण। सामाजिक जीवन में भूत एवं वर्तमान एवं भविष्य को बराबर महत्व होता है और हमारा सामाजिक जीवन अनेक प्रथाओं, परंपराओं, रीति रिवाज और रूढ़िवादियों के माध्यम से अभिव्यक्त होता है। इसका विवरण हमें विभिन्न ऐतिहासिक वृत्तांत या द्वारा प्राप्त होता है और इन ऐतिहासिक कृत्यों द्वारा, इन ऐतिहासिक लेखों के माध्यम से क्या करते हैं, हम सामाजिक जीवन में घटने वाली जो घटनाएं हैं, कोई घटना अगर घटती है तो क्यों घटती है, उन घटनाओं को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं या परख सकते हैं या उसके बारे में जानकारी ग्रहण कर सकते हैं। दूसरा जो स्रोत होता है सरकारी प्रकाशन। प्रकाशन कहने का मतलब ये कि जितनी भी सरकारी संस्थाएं होती है समय समय पर क्या करते रहते हैं, अपने महत्वपूर्ण आंकड़ों को प्रकाशित करता रहता है। जैसे कि उदाहरण के लिए देखें तो भारत में प्रतिवर्ष जनसंख्या वृद्धि दर, ऋणग्रस्तता, जीवन स्तर, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय आदि इन आंकड़ों के माध्यम से क्या कर सकते हैं, वर्तमान समय में जो समाज में घटना घट रही है उन घटनाओं के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसके साथ साथ तीसरा जो स्रोत है विद्वानों द्वारा लिखित ग्रंथ। विद्वानों द्वारा लिखित ग्रंथ कहने का मतलब ये है कि जो विभिन्न विषय पर जो ग्रंथ विचार, कोई राजनीतिक विचारक होते हैं या विभिन्न प्रकार के जो विचारक होते हैं वो अपना विचार समय समय पर क्या करते रहते हैं, लिखते रहते हैं और प्रकाशित करते रहते हैं। और इन्हीं ग्रंथों के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, लेखक के अंदरूनी दुनिया में प्रवेश करते हैं तथा उसकी क्रियाशीलता और मानसिक बनावट और गतिशीलता के बारे में क्या करते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं। और इससे हम जानने की कोशिश करते हैं कि एक रिसर्चर या एक किसी विषय पर नए जानकारी प्राप्त करने वाला व्यक्ति किस तरीके से अपने क्या करता है, विचारों को संजोता है या किस तरीके से नए नए आंकड़ों को एकत्रित करता है, आंकड़ों को एकत्रित करने का कार्य करते हैं, उसके बारे में हमें जानकारी प्रारंभ हो जाता है। उसके बाद आते हैं सर्वेक्षण प्रतिवेदन। सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा महत्वपूर्ण विषयों पर समय समय पर क्या किया जाता है, सर्वेक्षण किया जाता है और इस सर्वेक्षण के प्रतिवेदन का प्रकाशन भी किया जाता है और इन प्रतिवेदनों के माध्यम से भी अनुसंधान कार्य को पूरा किया जा सकता है या कहा जा सकता है कि इस प्रतिवेदनों के माध्यम से जो काम है वो सरल हो जाता है और इस प्रतिवेदनों में भी सामाजिक जीवन से संबंधित समकों को प्राप्त किया जा सकता है और उसके उपयोग से हम अपने जो नए सोच है, अपनी जो नए अध्ययन है उसको क्या कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो अगला जो स्रोत है सामाजिक अनुसंधान का वो यात्रा विवरण है। अनेक विद्वान अपनी विशिष्ट यात्राओं के विवरणों को लेखबद्ध करके उसकी प्रकाशित कर देते हैं। कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे जो राजनीतिक विचारक है जो क्या करते हैं, जब किसी विषय पर नए जानकारी या रिसर्च या अनुसंधान करना प्रारंभ करते हैं तो समय समय पर क्या करते हैं, कई विचारक वो किस तरीके से वस्तु को देखते हैं, कैसे उसे परखते हैं और कैसे उसके बारे में जानकारी निकालते हैं, समय समय पर क्या करते रहते हैं, वो इसके संबंध में अपनी जानकारी प्रदान करते रहते हैं ताकि आने वाले समय में बेहतर तरीके से उसका अध्ययन किया
जा सके। इस प्रकार की चीज़ों का अध्ययन करके भी हम क्या कर सकते हैं, नवीन ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। उसके साथ साथ आते हैं संस्मरण। संस्मरण कहने का मतलब ये कि संस्मरण कहने का मतलब है कि विद्वानों की मानसिक परिस्थितियों को देन होते हैं। संस्मरण मानसिक मानसिक परिस्थितियों का देन होता है। संस्मरणों के द्वारा भी सामाजिक परिस्थितियों का बोध होता है। और संस्मरण के अंतर्गत महापुरुषों पुरुषों की आत्मकथाएं, जीवनियाँ, पत्र, डायरिया, हम संस्मरणों के माध्यम से भी क्या कर सकते हैं, हम उनके जो विचार है, उन्होंने किस तरीके से अपने विषय को परखा, जाना, या किस तरीके से उनसे ट्रैकल किया, इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं, उससे जानकारी ले सकते हैं। उसके साथ साथ जो अन्य प्रकाशन है, सरकारी संस्थाओं के अतिरिक्त अन्य गैर सरकारी संस्थाएं समय समय पर क्या करते हैं, सामाजिक महत्व के आंकड़े प्रसारित करती रहती है। इनके सहायता से भी क्या कर सकते हैं, हम तत्कालिक सामाजिक जीवन एवं घटनाओं को समझने में मदद मिल सकती। जो ऊपर दिया गया है ये तो क्या हो गया, प्रकाशीय स्रोत हो गया कि जिसके द्वारा प्रकाशन के माध्यम से क्या किया गया है, अपने विचार जो पहले अध्ययन कर चुके हैं उसके सामने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। मगर हम क्या कर सकते हैं, जो दूसरे स्रोत है शोध के, उसके माध्यम से भी क्या कर सकते हैं, हम अपनी जो अध्ययन है उसको बेहतर बना सकते हैं और नई चीज़ों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जिसमें आता है क्षेत्रीय स्रोत। क्षेत्रीय स्रोत सामाजिक अनुसंधान का वह माध्यम है जिसकी सहायता से प्राथमिक सूचना का संग्रहण किया जाता है। इसमें स्वयं अनुसंधान करता है, अध्ययन क्षेत्र में जाता है और समस्या से संबंधित तथ्यों को क्या करता है, संकलित करता है और उसके आधार पर क्या करता है, वो तथ्य एकत्रित करने का कार्य करता है। जिसमें सबसे पहला आता है अवलोकन। अवलोकन अवलोकन होता है। अवलोकन क्षेत्रीय स्रोतों का पहला मौखिक आधार माना जाता है। इस विधि के सहायता से अनुसंधान करता है, स्वयं क्षेत्र में जाता है, अपनी समस्या के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अवलोकन में प्रत्यक्ष विधि का महत्व सबसे अधिक होता है और इस सहायता से अध्ययन समूह की अनेक समस्याओं, विधियों एवं कार्य प्रणाली आदि का जानकारी प्राप्त करता है। प्रत्यक्ष अवलोकन की सहायता से पूर्व अध्ययनों का सत्यापन भी किया जा सकता है और अवलोकन की जो विधि है सहभागी, असहभागी और पूर्व नियोजित भी हो सकती है, जिसके आधार पर क्या कर सकते हैं, वो अध्ययन कर सकते हैं। अवलोकन का मतलब होता है किसी भी दृष्टांत का, किसी से भी समस्या को क्या करना, खुद जाकर क्या करना, देख कर उसके बारे में क्या करना, जानकारी एकत्रित करना। और अवलोकन प्रत्यक्ष भी हो सकता है, अप्रत्यक्ष भी हो सकता है। अप्रत्यक्ष कहने का मतलब ये है कि हम किसी के द्वारा सुनकर अभी उसे जान सकते हैं या खुद देखकर। दूसरा होता है अवलोकन के और अन्य प्रकार होते हैं जिसे हम आगे पढ़ेंगे, जिसमें सहभागी और असहभागी। कहने का मतलब ये है कि सहभागी का मतलब होता है कि अगर कहीं पर कोई समस्या उत्पन्न हो रही है तो वहां पर खुद जाकर क्या करना, उन समस्याओं को अनुभव कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम क्या करें, किसी किसी विशेष स्थान पर अगर लड़ाई हो गया है, अगर हम उसके बारे में अगर वहां पर खुद जाते हैं, खुद जाकर उसके बारे में क्या करते हैं, जानकारी एकत्रित करते हैं, तब उसे सहभागी अवलोकन कहेंगे। उसके बीच में जाकर जानकारी एकत्रित करना प्रारंभ करेंगे। जब हम क्या करेंगे, उन क्षेत्रों से दूर जाकर क्या करेंगे, अवलोकन या दूर से देखकर क्या करेंगे, उसके बारे में या उसकी स्थितियों परिस्थितियों के बारे में जानकारी एकत्रित करना अगर प्रारंभ करेंगे तो उसे असहभागी अवलोकन कहेंगे। उसके पहले आते हैं पूर्व नियोजित भी हो सकती है। पूर्व नियोजित कहने का मतलब ये है कि हम कहीं किसी जगह कोई घटना घट रही है तो उसके संबंध में पहले से धारणा बनाकर अगर क्या करते हैं, जानकारी एकत्रित करते हैं, तब उसे पूर्व नियोजित अवलोकन भी कहा जाता है। इस तरीके से क्या किया जाए, क्षेत्रीय आधार पर क्या किया जाता है, सूचना एकत्रित किया जाता है। दूसरा जो क्षेत्रीय आधार पर सूचना एकत्रित करने का जो माध्यम होता है वो प्रश्नावली होता है। प्रश्नावली प्रत्यक्ष अवलोकन के अतिरिक्त क्षेत्रीय स्रोतों का दूसरा महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। प्रश्नावली में अनुसंधान समस्या से संबंधित प्रश्नों को संकलित किया जाता है और प्रश्नावली का विधि प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पर अनुसंधान का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है और इसी विशालता के कारण क्या है, अनुसंधानकर्ता को पूरे क्षेत्र में पहुँचना कठिन हो जाता है। इसलिए अनुसंधानकर्ता प्रश्नावली का प्रयोग करता है और इस विधियों का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ की जनसंख्या इतनी शिक्षित हो वह प्रश्नावली के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का सही जानकारी दे सके। कहने का मतलब ये है कि प्रश्नावली उन जगहों पर उपयोग किया जाती है जहाँ की जनसंख्या बहुत ज़्यादा होती है। उसमें एक प्रश्नों का सूची बना दिया जाता है जिसमें सभी सूची को और फिर उसको बांट दिया जाता है या उसे पोस्ट द्वारा किसी भी तरीके से क्या कर दिया जाता है, सूचना को भेज दिया जाता है और संबंधित लोगों के द्वारा जानकारी उसमें भरकर वापस कर दिया जाता है। इस प्रकार से भी क्या किया जाता है, क्षेत्रीय तरीके से भी सूचना ग्रहित की जाती है। उसके बाद आता है तीसरा जो स्रोत है सूचना ग्रहण करने का, उसे अनुसूची को माना जाता है, जिसमें अनुसूची प्रश्नों की एक तालिका होती है, किंतु इसे डाक से न भेजकर क्या किया जाता है, अनुसंधान का करता खुद वहाँ पर जाता है और स्वयं वहाँ पर क्या करता है, लोगों से जाकर वो पूछता है फिर वहाँ पर भरता है। यह विधि
वहाँ उपयोगी होता है जहाँ पर अनुसंधान का क्षेत्र सीमित होता है और इस विधि की सहायता से अशिक्षित व्यक्तियों से भी सूचना प्राप्त किया जा सकता है। कहने का मतलब है कि अनुसूची एक ऐसा अध्ययन का या सूचना ग्रहण करने का या सूचना संग्रहित करने का तरीका है जहाँ पर क्या करता है, अनुसंधान करता है, प्रश्नों का एक सूची बनाता है और वहाँ पर क्या करता है, इसमें सूचना देने वाला, लेने वाला और देने वाला दोनों का होना जरूरी है। क्योंकि माना जाता है कि जो सूचना ग्रहण करने वाला या जो अनुसंधान करता है वहाँ पर क्या करता है, लोगों से पूछ पूछ कर सूचना एकत्रित करता है और ये इस प्रकार के जो कार्य है, इस प्रकार की जो सूचना ग्रहण करने के कार्य है वो सीमित क्षेत्रों में, जहाँ पर क्षेत्र छोटे हैं और आसानी से सूचना ग्रहण किया जा सके, इन क्षेत्रों में प्रयोग किया जाता है और इस तरीके से भी क्या किया जा सकता है, सूचना ग्रहण किया जाता है। उसके साथ साथ कुछ और अन्य तरीके हैं जिसके आधार पर क्या करता है, सूचना ग्रहण किया जा सकता है, जिसमें अनुसंधान के क्षेत्र में ऐसे अनेक व्यक्ति होते हैं जिसका समस्या से प्रत्यक्ष संपर्क नहीं होता किंतु वह समस्या के बारे में संपूर्ण सूचना रखते हैं। अनुसंधानकर्ताओं के क्षेत्र में जाकर ऐसे व्यक्तियों की तलाश करता है और उससे अपनी समस्याओं से संबंधित जानकारी एकत्रित करता है। ये क्या हो गया, सूचना एकत्रित करने का तरीका हो गया, जिसमें अनुसंधानकर्ता क्या करता है, अपनी उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए इन स्रोतों के माध्यम से क्या करता है, सूचना एकत्रित करने का कार्य करता है। मगर जो शोध करता है, अनुसंधान करता है, उसका अध्ययन करने का क्षेत्र क्या होता है। अगर कोई भी व्यक्ति क्या करता है, अनुसंधान करता है, तो उसका अनुसंधान या शोध करने का, नई जानकारी प्राप्त करने का जो क्षेत्र है, दायरा है, वो क्या रहता है। तो क्षेत्र का निर्धारण इस युग की मौलिक समस्या है, क्योंकि आज वर्तमान समय में क्या है, अगर हम क्या कर रहे हैं, किसी भी विषय का अध्ययन कर रहे हैं, तो हमें किस क्षेत्र में अध्ययन करना है, हमें कैसा अध्ययन करना है, इसका क्या है, निर्धारण करना आज वर्तमान समय में देखें तो बहुत बड़ी समस्या बनकर उभर रही है। क्योंकि क्षेत्र निर्धारित हो जाने के विषय सीमाएं में बन जाता है और उसका अध्ययन तुलनात्मक दृष्टि से सरल हो जाता है। भौतिक विज्ञानों के क्षेत्र के निर्धारण में कठिनाई नहीं होती। इसका यह कारण यह है कि भौतिक घटनाएं मूर्त होती है और उन पर आसानी से प्रयोग किया जा सकता है। मगर सामाजिक अनुसंधान के क्षेत्र में निर्धारण में जो कठिनाई आती है वह यह है कि उनका संबंध अमूर्त और प्रयोग से रहित है। कहने का मतलब यह है कि सरल शब्दों में अगर देखें तो सामाजिक अनुसंधान का जिस क्षेत्र है, सामाजिक जीवन और सामाजिक घटनाएं से जुड़ी हुई होती है और सामाजिक जीवन अत्यंत विस्तृत होता है और विस्तृत होने के कारण क्या है, इनकी जो घटनाएं हैं वो एक घटनाएं दूसरी घटनाएं से मिलता नहीं है। सामान्यतः एक घटनाएं घटती है दूसरी घटनाओं से सामान्यतः मिलता नहीं है। इस कारण से क्या है, इनको जो दायरा या क्षेत्र है उसको क्या कर पाना, निश्चित कर पाना, ये थोड़ा कठिन हो जाता है। सामाजिक अनुसंधान में नवीन तत्वों की खोज की जाती है तथा साथ ही प्राचीन तत्वों की पुनः परीक्षण की जाती है। समाज में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं हैं को भी सामाजिक अनुसंधान के क्षेत्र अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है और सामाजिक अनुसंधान में समस्याओं के अध्ययन का एकमात्र उद्देश्य यह है कि इन समस्याओं के संबंध में एक व्यवहारिक योजना प्रस्तुत किया जा सके और सामाजिक अनुसंधान की समस्याएं संबंधित कार्य कारण संबंधों का पता लगाया जा सके। इसलिए क्या किया जाता है, सामाजिक अनुसंधान किया जाता है। अगर मुख्य रूप से अगर देखें किन किन क्षेत्रों में सामाजिक अनुसंधान किया जाता है, सामाजिक अनुसंधान का या शोध करने का दायरा क्या होता है, तो इसमें कुछ मुख्यतः कुछ दायरे बताए गए हैं जिसके अंतर्गत रहकर क्या करता है, एक सामाजिक अनुसंधान करता है, जिसमें सबसे पहले आता है कि सामाजिक संगठन के अंतर्गत सामाजिक जीवन और समुदाय के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करना। जो सामाजिक अनुसंधान करता है, जो समाज के जो संगठन के अंतर्गत जो घटने वाली जो घटनाएं विभिन्न, उसके जो विभिन्न पहलू हैं उन सभी का क्या करना, समाज के संरचना का अध्ययन करना, इसका दायरा या क्षेत्र माना जाता है। सामाजिक संरचना का कोई स्थिर तत्व नहीं होता, इसमें निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं और सामाजिक संरचना में परिवर्तन होने से संस्था के कार्यों में भी परिवर्तन होता है। इस प्रकार सामाजिक अनुसंधान की विधि के प्रकार सामाजिक संस्थाओं के कार्यात्मक परिवर्तन का भी अध्ययन किया जाता है। उसके साथ साथ प्रत्येक समाज में समस्याएं अवश्य है। कहने का मतलब ये कि विश्व जितनी भी समस्या आज वर्तमान समय में जितने भी समाज है, उन समाज में क्या है, समस्या आज वर्तमान समय में व्याप्त है। उन समाज में कौन कौन सी ऐसी समस्या है, उसे कैसे दूर किया जा सकता है, उसको भी अध्ययन करने का कार्य सामाजिक अनुसंधान के माध्यम से किया जाता है। उसके साथ साथ सामाजिक अनुसंधान के सामाजिक विघटन, कहने का मतलब ये है कि सामाजिक विघटन की जो अध्ययन किया जाता है और सामाजिक विघटन के अंतर्गत व्यक्तिगत विघटन से लेकर अंतर्राष्ट्रीय विघटन तक का भी अध्ययन किसके माध्यम से किया जाता है, सामाजिक अनुसंधान के माध्यम से किया जाता है। उसके साथ साथ सामाजिक अनुसंधान के क्षेत्र के अंतर्गत पारिवारिक विघटन, तो सामाजिक अनुसंधान में जो परिवार टूटते हैं, जैसे कि तनाव है, तलाक है, पारिवारिक कलह है, दाम्पत्य संबंध है, आदि कारण है, कौन से ऐसे कारण जिसके कारण से ये सभी परिस्थितियाँ उत्पन्न होती है, निर्मित होती है, इन सभी परिस्थितियों का भी अध्ययन किया जाता है। उसके साथ साथ क्या किया है, सामाजिक अनुसंधान के क्षेत्र में राष्ट्रीय विघटन और राष्ट्रीय समस्याएं, कहने का मतलब है कि अगर विभिन्न क्षेत्रों में जो समस्या उत्पन्न होती है, क्षेत्रवाद की समस्याएं हैं,
भाषा की समस्याएं, प्रजाति की समस्याएं, ये सभी समस्या राष्ट्रीय समस्या जन्म लेती है या सामाजिक समस्याएं जन्म लेती है। ये समस्याएं क्योंकि जितनी भी समस्या जन्म लेती हैं, उन सभी समस्याओं का जन्म लेने का कोई ना कोई कारण रहता है। कहने का मतलब ये, कहीं कहीं पर क्या होता है, जब कहीं पर क्या होता है अनाज की रेट में वृद्धि होती है, तब अपराध बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। और जहाँ पर क्या होता है अपराध, अनाज की कीमत में क्या होती है कमी आती है, वैसे वैसे अपराध कम होना लग जाता है। कहने का मतलब है कि दोनों में सामान्य तौर पर देखने से दोनों में कोई किसी प्रकार का संबंध नहीं होता, मगर अगर गहरे तौर पर अगर अध्ययन करें तो फिर क्या होना प्रारंभ हो जाता है, उसमें संबंध हमें दिखना प्रारंभ हो जाता है। कहने का मतलब है इसी प्रकार से क्या होता है कि सामाजिक अनुसंधान के क्षेत्र में राष्ट्रीय विघटन और राष्ट्रीय समस्याएं, कौन कौन से ऐसे कारण है जो राष्ट्रीय समस्या उत्पन्न हो रही, उन सभी समस्याओं को भी अध्ययन किया जाता है। उसके साथ साथ अनेक ऐसी समस्याएं होती है जिसकी प्रकृति अंतर्राष्ट्रीय होती है। कहने का मतलब है कि प्रजाति की समस्या, क्रांति की समस्या, निःशस्त्रीकरण की समस्या और युद्ध की समस्या आदि सभी चीज़ों को क्या किया जाता है, सामाजिक अनुसंधान करता अध्ययन करते हैं। उसके बाद आता है सामाजिक अनुसंधान का ग्रामीण जीवन से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। कहने का मतलब ये है कि जो सामाजिक अनुसंधान है उसमें घनिष्ठ रूप से क्या किया जाता है, तो या ज़्यादा गहराई से क्या बोलते हैं ग्रामीण जीवन के बारे में भी क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। उसके साथ साथ नगरीय जीवन में सामाजिक अनुसंधान के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जितने भी शहरी क्षेत्र है उनको भी क्या किया जाता है, सामाजिक सामाजिक अनुसंधान के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। उसके साथ साथ जनसंख्या का अध्ययन तो प्रत्येक देश की सरकार करती है, मगर जनसंख्या बढ़ने के कारण क्या है, जनसंख्या का ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में शिक्षा न अशिक्षित होने का, वस्त्र एवं पोषण की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है। इन सभी चीज़ों का अध्ययन, इसके साथ साथ क्या परिवार नियोजन के संबंध में जन्म दर, उत्पादकता दर आदि सभी के संबंध में क्या किया जाता है, सामाजिक अनुसंधान के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। ये सभी चीज़ें क्या है, सामाजिक अनुसंधान के दायरे में आता है। इन चीज़ों को सामाजिक अनुसंधान के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। उसके साथ साथ सामाजिक अनुसंधान के क्षेत्र में सामूहिक व्यवहार, किसी भी क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में निवास करने वाले जो लोग हैं उसका जो कार्यशैली है, रहने का तरीका है, दूसरों से बात करने का तरीका है, वो क्यों परिवर्तन होता है और कैसे लोगों के साथ मिलता है, उन लोगों के साथ मिलने का कारण क्या होता है या उसका व्यवहार करने का कारण क्या होता है। कहने का मतलब ये, किसी विशेष क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं उसकी जो प्रवृत्ति कुछ विशेष रहती है, किसी दूसरे क्षेत्र से क्या होती मिलती नहीं है। क्योंकि हम एक ही प्रकार के समाज में रहते हैं तो हमारी जो कार्य करने का तरीका है, हमारी सोचने समझने का तरीका एक समान होता है, होना चाहिए मेरे ख्याल से। मगर क्या होता है हम अलग अलग क्षेत्रों में रहते हैं, इसके कारण से क्या होता है हमारे जो विचार है वो अलग अलग होते हैं। इसका कारण क्या है, ऐसे कौन से कारण है जिसके कारण से लोगों के जो विचार अलग अलग होता है, इसका भी अध्ययन क्या किसके माध्यम से किया जाता है, सामाजिक अनुसंधान के माध्यम से किया जाता है। यह कहा जा सकता है कि यह भी सामाजिक अनुसंधान के दायरे में आता है अध्ययन करने के। इसके साथ साथ क्या किया जाता है, इसके साथ साथ विभिन्न प्रकार के जन समूह एवं संस्कृति को अध्ययन किया जाता है कि किसी विशेष जातियों में जो अगर कोई किसी विशेष प्रकार की जो नियम एवं कानून है अगर है, तो ऐसा कौन से कारण है कि इस प्रकार की जो प्रजाति है जाति है उसमें विशेष प्रकार के नियम एवं कानून है या नहीं है। उसका भी अध्ययन किसके माध्यम से किया जाता है, सामाजिक अनुसंधान के माध्यम से किया जाता है। और सामाजिक अनुसंधान में मनोवैज्ञानिक अध्ययन भी किया जाता है ताकि जो मनुष्य की जो प्रकृति है जो स्वभाव है उसका सही तरीके से आकलन किया जा सके। उसके साथ साथ आर्थिक, राजनीतिक एवं धार्मिक जीवन के विभिन्न पहलुओं का भी अध्ययन किया जाता है ताकि मनुष्य को बेहतर तरीके से समझा जा सके। अंत में कहा जा सकता है कि जो सामाजिक अनुसंधान है, सामाजिक अनुसंधान का अध्ययन का जो क्षेत्र है वो अत्यंत व्यापक है और इसके अंतर्गत सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ जाते हैं। सामाजिक अनुसंधान देश काल परिस्थितियों के अंतर्गत जितनी भी चीज़ आते हैं या मनुष्य से जुड़े हुए जितने भी चीज़ें, मनुष्य से जुड़े हुए जितने भी चीज़ें या मनुष्य के जीवन से जुड़े हुए जितने भी या उसके कार्यशैली से जुड़े हुए जितनी भी चीज़ें हैं, उन सभी चीज़ों को क्या किया जाता है, सामाजिक अनुसंधान के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। मगर जो सामाजिक अनुसंधान है उसके आधारभूत मान्यताएं हैं, जो आधारभूत हम कहने का मतलब ये है कि जो सामाजिक अनुसंधान करते हैं उसकी मान्यताएं क्या है, उसकी बेसिक क्या है, आधारशिला क्या है, किसके आधार पर क्या करते हैं, किसके आधार पर ये सामाजिक अनुसंधान करते हैं। विज्ञान चाहे वह सामाजिक हो या प्राकृतिक हो, मान्यता पर आधारित होता है और मान्यता किसी भी विज्ञान की आधारशिला होती है। हम किसी बिना मान्यता के किसी भी विषय का अध्ययन नहीं कर सके। जिसके सारे विज्ञान आगे बढ़ता है, समाजशास्त्र विज्ञान और अपने अध्ययन की वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करता है, उसकी मान्यताएं क्या होती। तो सबसे पहला मान्यता यह होता है कि अगर किसी विषय में क्या होते हैं, कारण और कारण कार्य और कारण होता है। जहाँ पर कारण और कार्य जानना होता है वहीं पर क्या किया जाता है, सामाजिक अनुसंधान होता है। कहने का मतलब ये है कि सामाजिक घटनाओं में कार्य कारण के संबंध के आधार पर क्या किया जाता है, सामाजिक अनुसंधान किया जाता है। समाज में अनेक प्रकार की घटनाएं घटित होती है और इन घटनाओं के घटित होने के कुछ कारण होते हैं
और सामाजिक अनुसंधान में इन्हीं कारणों का पता लगाए जाने के लिए क्या किया जाता है, सामाजिक अनुसंधान किया जाता है। यदि सामाजिक घटनाओं के घटित होने के कारण अगर पता लगा लिया जाए तो समाज को अपराध एवं बुराइयों से रोका जा सकता है। कहने का मतलब ये उदाहरण के तौर पर अगर देखें, यदि उदाहरण के तौर पर यदि देखें यदि यह पता लगाया जा सके कि परिवार विघटन बाल अपराधों को जन्म देता है, पारिवारिक विघटन क्या करता है, बाल अपराध को जन्म देता है, तो पारिवारिक संगठन के द्वारा बाल अपराधों की संख्या में क्या है, क्या जा सकता है, उसमें कमी लाया जा सकता है। दूसरा इसमें जो आधार है, मान्यताएं हैं, आधारभूत मान्यताएं सामाजिक घटनाओं को निश्चित नियम का क्रम। कहने का मतलब है कि सामाजिक अनुसंधान की दूसरी मान्यता ये है कि ये घटनाएं आकस्मिक न होकर क्या होते हैं, कुछ नियमों के द्वारा संचालित होती हैं। घटनाएं अनायास और बिना आधार नहीं होता है। उदाहरण के लिए ऐसा देखने को मिलता है, जैसे जैसे जहाँ जहाँ पर क्या होता है अनाज के मूल्य में वृद्धि होती है, वैसे वैसे क्या होता है अपराध बढ़ता है, और जैसे जैसे अपराध की कीमत में क्या होती है कमी आती है, वैसे वैसे क्या होते हैं अपराध की संख्या में कमी आना प्रारंभ हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें सामान्य तरीके से देखने से हमें क्या लगता है इन दोनों में कोई संबंध नहीं है, मगर वास्तव में इन दोनों में संबंध है। कहने का मतलब ये कि जब अनाज की कीमत बढ़ता है तब कालाबाजारी होता है, लूट होता है या विभिन्न प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है। कहने का मतलब है कि जिसकी जिसकी कीमत ज़्यादा बढ़ती है उसकी मांग ज़्यादा होती है, मांग ज़्यादा होती है तो कीमत बढ़ती है, और जब कीमत बढ़ती है फिर कालाबाजारी या विभिन्न प्रकार के अपराध होना प्रारंभ हो जाता है। और जब किसी का कीमत अगर घट जाता है तो फिर क्या होता है वो जन सामान्य के लिए क्या होता है आसानी से उपलब्ध हो जाता है, फिर उसके एक संबंध में अपराध घटना बंद हो जाता है। इसी को ध्यान में रखकर क्या किया जाता है, सामाजिक अनुसंधान किया जाता है। उसके बाद आते हैं अध्ययन से अलगाव। सामाजिक अनुसंधान की तीसरी मान्यता यह है कि किसी भी समस्या के अध्ययन के उस समस्या के अपने अलग रखना अति आवश्यक है। मनुष्य भावना प्रधान प्राणी है। उसमें प्रेम, स्नेह, राग, द्वेष, ईर्ष्या आदि की अनेक प्रकार की भावनाएं समन्वय रहता है, और सामाजिक अनुसंधान निष्पक्ष हो इसके लिए आवश्यक है कि अनुसंधानकर्ता अपने को इन भावनाओं से अलग रखे, तभी अध्ययन अधिक से अधिक व्यक्ति हो सके। कहने का मतलब ये है कि जो अनुसंधान करता है उसे क्या करना चाहिए, वो कोई अनुसंधान करता है किसी विषय का जानकारी तभी एकत्रित कर सकता है जब वो क्या करेंगे, जिस क्षेत्र में अध्ययन करने जा रहे हैं उस क्षेत्र के प्रति वो सिर्फ अपनी अध्ययन संबंधी दृष्टिकोण रखे, ना कि वो किसी भी व्यक्ति से वो भावनात्मक रूप से जुड़े, तभी क्या कर सकते हो सही तरीके से किसी भी विषय का अध्ययन कर सकते हैं। उसके बाद प्रतिनिधि प्रतिचयन की संभावना। समाज अत्यंत ही विशाल है और किसी भी समस्या को लेकर संपूर्ण समाज का अध्ययन नहीं किया जा सकता। इसीलिए क्या करना होगा हमें, अगर हम किसी भी विषय का अध्ययन अगर कर रहे हैं, जैसे एक गांव में हम अगर जा रहे हैं अध्ययन करने, जहाँ की जनसंख्या से 2000 से 3000 है, अगर उस गांव के बारे में हमें अगर जानकारी एकत्रित करना है तो हमें क्या करना अनिवार्य होगा, एक प्रतिनिधि का अध्ययन करना जरूरी है। जब तक हम प्रतिनिधि का चयन अगर नहीं करेंगे तब तक उस गांव का उस क्षेत्र का हम सही तरीके से अध्ययन नहीं कर सकते। कहने का मतलब इसका ये है कि हम अगर किसी गांव में जहाँ की जनसंख्या 3000 है, अगर हम वहाँ पर अध्ययन करने के लिए जाते हैं तो क्या हो सकता है कि हम अगर हर व्यक्ति से अगर सूचना एकत्रित करेंगे तो हमें ज़्यादा समय लग सकता है, ज़्यादा व्यय हो सकता है, जिससे क्या हो सकता है जो हमारी जो अध्ययन है वो एकदम ज़्यादा खर्चीला भी हो सकता है और समय या ज़्यादा समय भी लग सकता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, एक प्रतिनिधि चयन करने की संभावना भी रखनी चाहिए, जिसके आधार पर हम अपने अध्ययन को बेहतर और कम व्ययी और क्या कर सकते हैं कम समय में निपटा सकते हैं। कहने का मतलब ये जैसे कि हम गांव में जाते हैं, एक सरपंच होता है जिनके पास गांव की समस्त जानकारी उपलब्ध होती है, हम उसके माध्यम से भी क्या कर सकते हैं अपनी जो जानकारी है उसे प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से कहने का मतलब ये कि इसमें अगली मान्यता ये बताई गई है कि हम क्या कर सकते हैं, जो समाज है वो अत्यंत विशाल है, बहुत बड़ा होता है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, हमें जानकारी है उपलब्ध करने के लिए, जानकारी एकत्रित करने के लिए प्रतिनिधि का चयन भी करना चाहिए। हम इस मान्यता के आधार पर भी क्या कर सकते हैं, शोध कर सकते हैं। उसके बाद आता है अंतिम जो मान्यताएं होती हैं, आदर्श प्रारूपों की संभावना। सामाजिक अनुसंधान की अंतिम मान्यता आदर्श प्रारूप है। आदर्श प्रारूप का धारणा का प्रतिपादन मैक्स वेबर ने किया था, और सामाजिक अनुसंधान में एक वर्ग का समग्र अध्ययन संभव नहीं होता, इसलिए एक वर्ग कुछ भाग का अध्ययन करके जो निष्कर्ष प्राप्त होते हैं उसे समस्त वर्गों पर लागू कर दिया जाना चाहिए। कहने का मतलब ये कि अगर हम क्या है किसी एक क्षेत्र में, जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, किसी कंपनी में जा रहे हैं जहाँ पर 1000 मजदूर काम करते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, समस्त मजदूरों को क्या नहीं कर सकते, उसका जानकारी एकत्र तो नहीं कर सकते, तो हम क्या कर सकते हैं, उन मजदूरों में हम क्या कर सकते हैं, कुछ 10 मजदूरों को लेकर अध्ययन करके हम क्या कर सकते हैं, उस सभी जानकारी को हम सबको मान सकते हैं। इस आधार पर अगर अध्ययन करेंगे तो हम आसानी से अपना अध्ययन पूरा कर सकते हैं। यह तो हो गया शोध एवं अनुसंधान की आधारभूत मान्यताएं।
अब हम बाकी का जो क्लास है वो बाकी का जो विषय है या टॉपिक हम अगले क्लास में पढ़ेंगे।